नमस्कार, सुप्रभात प्यारे साथियों। कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर क्लास 10th का जितना भी प्रीवियस ईयर का पिछले साल का क्वेश्चन था उस सभी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और उसका जो भी निचोड़ था, जो भी लिखने का तरीका था, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और उसके आंसर को हम लोग किस तरीके से अच्छी तरीके से लिखेंगे, उन सारी बातों पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। क्लास 10th के फिजिक्स क्वेश्चन बैंक से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो अब बारी है उसी तरीके से क्लास 12th के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे चर्चा करना। तो आज से एक नया सीरीज का हम शुरुआत कर रहे हैं जिसमें केवल और केवल क्लास 12th में पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा और उसके बाद ऑब्जेक्टिव का एक अलग सेशन होगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल इरा फिजिक्स में, जिसमें हम लोग ला रहे हैं 12th में पूछे गए पिछले साल का क्वेश्चन, है क्या ना। तो आज हम आगाज कर रहे हैं प्रथम क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन का, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा और रेगुलर बेसिस पे इस बैच में हम वीडियो को लाया करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोगों को बहुत ही क्या होगा, फायदे होगा। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है, कूलम के नियम को लिखें। कूलम के नियम को लिखें। कूलम के नियम को लिखें। कूलम के नियम को लिखें, ठीक है। तथा गॉस के नियम की मदद से, तथा गॉस के नियम की मदद से, गॉस के नियम की मदद से कूलम के नियम को सिद्ध करें। कूलम के नियम को, कूलम के नियम को सत्यापित करें। कूलम के नियम को सत्यापित करें, ठीक है बच्चों। देखते हैं, कूलम के नियम को लिखें तथा गॉस के नियम की मदद से कूलम के नियम को क्या करें, सत्यापित करें। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसमें डिस्कस, और एक बात ध्यान रहे, हम लोग जो ये सेशन कर रहे हैं इसमें टू द सटीक पॉइंट पे ही केवल हम लोग चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन पूछेगा उसको किस तरीके से जवाब देंगे, टू द क्वेश्चंस का ही, टू द आंसर पे केवल हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। और विस्तृत चैप्टर वाइज टॉपिक्स, चैप्टर वाइज वीडियो इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद हम लाएंगे, है कि नहीं। तो बच्चों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन। पहला है, कूलम के नियम को लिखें। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कूलम का नियम। कूलम का नियम। तो बच्चों, कूलम का नियम सबको पता होगा। यदि आप लोग 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों को पता होगा कूलम का नियम क्या होता है। कि जब दो आवेशों को हम कुछ दूरी पे रखते हैं तो उसके बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उसके बीच जो आकर्षण और लगने वाला प्रतिकर्षण बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। नहीं तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का। तो हम जान रहे हैं कि मान लीजिए ये प्लस चार्ज है और ये भी क्या है, प्लस चार्ज। यदि इस दोनों आवेश को कुछ दूरी पर हम रखेंगे 100% दोनों में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। मान लीजिए एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है, तो दोनों के बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो इसी बात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कूलम का नियम यही बताता है, यदि दो आवेशों को आप कुछ दूरी पर रखते हैं तो इसके बीच एक बल लगेगा, या तो वो आकर्षण बल होगा या तो वो प्रतिकर्षण बल होगा। तो वो जो आकर्षण या प्रतिकर्षण लगने वाला बल है वो इस दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, या नहीं तो वर्ग की दूरी के क्या होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, है कि नहीं। क्या बोलता है कूलम का नियम, कि दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल,
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उसको सूचित कर देते किससे, एफ से, है ना। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, है ना, पहला पॉइंट। दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, या नहीं तो दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, ये बोला है कूलम का नियम। और लगने वाला बल, और लगने वाला बल, और लगने वाला बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, लगने वाला बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, रेखा के अनुदिश होता है, रेखा के क्या होता है, अनुदिश होता है। ठीक, अब इन दोनों बातों को हम लोग मैथमेटिकल रूप से देख रहे हैं कि मान लेते हैं दो आवेश हैं, मान लिए दो क्या है राजा, आवेश है ना। मान लिए एक है Q1 आवेश और दूसरा क्या है, Q2 आवेश, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। तो क्या बोल रहा है, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। कौन, लगने वाला बल। तो कूलम के नियम से हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, तो नहीं तो मेरा जगह ज्यादा ले लेगा। माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 को R दूरी पर रखा गया, Q1 तथा Q2 को R दूरी पर रखा गया। तो कूलम के नियम से, कूलम के नियम से क्या बोल रहा है, पहला बात कि बल F जो है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। ये हो गया समानुपाती का चिन्ह, दोनों का गुणनफल हो गया Q1 × Q2। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लिए, 1। दूसरा बात क्या बोल रहा है, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। कौन, लगने वाला बल। तो भाई ये हो गया बल F और समानुपाती का चिन्ह हो गया, और ये हो गया 1/, को ही क्या बोल देते हम लोग, व्युत्क्रम। दूरी कितना है, R का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम। इसको हम लोग कितना मान लेते, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। अब दोनों को गौर से देखिए, LHS F है, दोनों सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को एक करके, F समानुपाती Q1 × Q2 अब बट्टे नीचे वाले को नीचे में R², है ना। और सब आदमी जान रहे हैं कि 20 से यदि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, बराबर लाते हैं, तो कोई न कोई क्या गुना करते हैं, कांस्टेंट। मान लीजिए यहाँ पर हम गुना कर दे क्या चीज, के Q1 × Q2 बट्टे R², है ना। जहां k बराबर क्या है, नियतांक, जहां k बराबर क्या है, कांस्टेंट, k बराबर कांस्टेंट, और इसी k का मान होता है k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कूलम का नियम क्या होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वो बताता है ना। तो क्या बताता है कि वो जो बल है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, नहीं तो उसकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। बस उसी
के बोले गए शब्द से हम फॉर्मूला क्या किए हैं, डेराइव किए हैं। मान लिए कि दो आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है, जिसको r दूरी पर हम क्या किए हैं, रखे हैं। ठीक है, तो कूलम्ब के नियम से लगने वाला बल F गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। लगने वाला बल F दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती। लगने वाला बल F दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन से जब निकाले तो ये ऊपर और ये नीचे दोनों को हम एक करके लिख दिए Q1 × Q2 बटा R स्क्वायर। और हम पहले से पढ़ते आए कि 20 से समानुपाती चिन्ह हटा के यदि हम कोई न कोई बराबर लाते हैं तो कोई न कोई कांस्टेंट को गुना करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या गुना कर दिए, K, दैट इज K बराबर क्या है, कांस्टेंट है और उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए, आगे इस पर चर्चा करते हैं। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं इस K का मान होता है, K का मान होता है, नीचे दिख रहा होगा 9 × 10⁹ है कि नहीं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, है ना, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये चीज आपको पूछा जाता है कि नहीं। और इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12, है ना। जस्ट इसी के SI के मात्रक का क्या होता है, ये उल्टा होता है, कूलम्ब स्क्वायर इंटू ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ना हम लोग गॉस के नियम की मदद से इसी को प्रूफ करेंगे। गॉस के नियम की मदद से इसी को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि F बराबर कितना होता है, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। नहीं तो K का यदि मान यहाँ पर रख दीजिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब देखते हैं प्रूफ, गॉस के नियम की मदद से इसका क्या देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। मान लिए कि एक गोलाकार गॉसियन सतह है, गोलाकार क्या है, गॉसियन सतह है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, r। इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, r है ना। और गॉसियन सतह उसको कहते हैं जिसपे हम लोग गॉस का नियम क्या करते हैं, लगाते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको पता होगा, है ना। मान लिए कि एक गॉसियन सतह है जिसकी त्रिज्या r है और उसके केंद्र पर एक q आवेश स्थित है, केंद्र पर q आवेश स्थित है ना। इसके सतह पे हम ना एक जगह ले लेते हैं अल्पांश एरिया, dA। क्या ले लेते हैं, अल्पांश एरिया dA, है ना। हमको इसी में इसको बोलते हैं गॉसियन सतह, गोलाकार है, गॉसियन सतह, है ना। आप यहाँ पे अल्पांश एरिया dA ले लिए, है ना। मान लीजिए यदि यहाँ कुछ नहीं तो प्लस चार्ज है, मान लीजिए कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस चार्ज है, प्लस यूनिट चार्ज है। यूनिट चार्ज मतलब जिसका वैल्यू कितना, 1 है। और ये भी कुछ नहीं तो प्लस है, ये इस पे तीव्रता लगाएगी ना, अरे है कि नहीं है। और तो किधर की ओर लगाएगी, इधर की ओर। प्लस प्लस अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, मतलब प्रतिकर्षण होगा, उधर की ओर लगेगी, है ना। और यदि यह अल्पांश क्षेत्र है तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल सदिश भी होगा। तो पढ़े होंगे कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो क्या होता है, क्षेत्र से लंबवत बाहर की ओर होता है। क्षेत्र से लंबवत किधर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। यदि ये छोटा सा क्षेत्र लिया है तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, बाहर की ओर, इधर ही हो जाएगा, है ना। यही होगा डी वेक्टर, है ना। और यदि आप ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच की कोण की चर्चा करें तो दोनों सेम दिशा में है, तो हम बोल सकते हैं थीटा का मान कितना डिग्री है, 0 डिग्री। कितना डिग्री है, 0 डिग्री, है कि नहीं। तो यहां पर इस बात को हम लिखते हैं, माना कि r त्रिज्या का एक गॉसियन सतह है जिसके केंद्र पर q आवेश स्थित है कि नहीं। यहां तक लिख लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, गॉस के नियम से पूरे बंद सतह से, आइए चिकनी आने वाली है, आने रही भाई, भाग गई, है कि नहीं। पूरे गॉसियन सतह से
गॉसियन सतह से जा रही कुल विद्युत फ्लक्स, जा रही कुल विद्युत फ्लक्स, है ना। क्या हो जाएगा कुल विद्युत फ्लक्स, फाई टोटल इज इक्वल टू गॉसियन विद्युत फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं, फाई से। किससे सूचित करते हैं, फाई से, है ना। तो फाई टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए ये कैसे हो रहा है, रेगुलर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे क्योंकि ये तो है क्रैश कोर्स, है ना। तो उम्मीद है सारा का सारा ये जान रहे होंगे कि ये विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। इसको हम डॉट प्रोडक्ट को तोड़ के लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। अरे है कि नहीं है, है ही, है ना। अब देखिए ई डॉट डी ए, जान रहे हैं कि थीटा का मान यहाँ कितना है, ई और ए के थीटा का मान कितना डिग्री, 0 डिग्री। ये कितना हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान होता कितना है 1। तो ये कितना हो गया भाई ई डॉट डी ए। आप ना ई को निकाल लिए बाहर, क्या बच गया केवल डी ए, है ना। देखिए ध्यान से, ये है फाई टोटल, ये क्या है फाई टोटल, है ना। ये लिखते चलिए ध्यान से। अब इस बात को समझ, देख ले नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, हल्का दिख रहा है। डीए का मतलब होता है अल्पांश क्षेत्र, है कि नहीं, छोटा सा क्षेत्र। और उसको जब हम लोग समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है पूरा क्षेत्र। मतलब ये अल्पांश क्षेत्र और इसका इंटीग्रेशन कर देते, ये क्या हो गया पूरा क्षेत्र। तो पूरा कैसा क्षेत्र है, गोलाकार क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र, माना कि आर त्रिज्या का एक, अच्छा यहाँ छूट गया, गोलाकार गॉसियन सतह, गोलाकार गॉसियन सतह जिसके केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है ना। यदि यह छोटा क्षेत्र है, छोटे क्षेत्र को हम क्या किए इंटीग्रेशन कर देते, ये क्या हो गया पूरा का पूरा क्षेत्र, है ना। और ये कैसा क्षेत्र है गोलाकार, तो गोले का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फाई टोटल इज इक्वल टू ई इंटू डी ए का मतलब छोटा, इंटीग्रेशन का मतलब पूरा, तो पूरा क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा इसका पूरा क्षेत्रफल, और यह है कैसा तो गोलाकार, तो गोले का पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं 1, है ना। परंतु गॉस के नियम से, गॉस के नियम से हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है कि उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 होता है गॉस के नियम से। इसमें कितना आवेश उपस्थित है, एक हुआ है, वो भी क्या है क्यू है। तो हम जानते हैं कि परंतु गॉस के नियम से ये क्या हो जाता है आवेश, मतलब कुल विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का ε0 हो जाता है। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं 2, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिलाइए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से दोनों को मिलाइए, तो एलएचएस दोनों का क्या दिख रहा है सेम, इसका आरएचएस भी क्या होगा सेम ही होगा। तो क्या हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन। अरे हाँ या ना। आप ना क्या करो ई को इधर रखो, बाकी को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। हाँ या ना, कोई दिक्कत, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक समझने में, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। लेकिन हम लोग जानते हैं कि विद्युत तीव्रता बराबर क्या होती है, क्योंकि विद्युत तीव्रता ई बराबर फॉर्मूला होता है बल बटे इकाई आवेश, है ना। यहाँ तो ये बात समझ में आ रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फॉर्मूला होता है बल बटे एफ बटे क्यू नॉट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, एफ बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू क्यू नॉट, है ना। लेकिन अभी अभी आप देखें कि ई का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू कितना भाई क्यू नॉट, है कि नहीं है। लेकिन यदि इसी में क्यू की जगह Q1 आवेश ले ले और क्यू नॉट की जगह कैसा आवेश ले ले Q2 आवेश ले ले, है कि नहीं। क्योंकि हम लोग Q1 Q2 में देखे हैं, इसको हम मान लेते हैं Q1, इसको क्या मान लेते हैं Q2। कहने का ये मतलब
यदि Q1 और Q2 आवेश को ही r दूरी पर रखे होते, यहाँ पे Q और Q0 नहीं होता, नाम केवल अलग अलग है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यदि Q1 तथा Q2 आवेश को r दूरी पर रखी गई हो, r दूरी पर रखी गई हो, तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 इंटू कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बट्टे कितना r²। अरे यही तो है, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 को k इंटू Q1 Q2 बट्टे r²। यही ना प्रूफ करना था, प्रूव्ड। यही है अपना कूलम का नियम, किसकी मदद से, गॉस के नियम की मदद से। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म कर दें, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्वेश्चन में, अगले सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।